सन 1173 में शहाबुद्दीन मोहम्मद उर्फ मोहम्मद गोरी गजनी की गद्दी पर बैठा। ख्वारिज़मी साम्राज्य की बढ़ती शक्ति तथा बल का सामना करने में गोरी वंश सक्षम नहीं था, अतः उन्होंने भाप लिया था कि मध्य एशिया से उन्हें कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। इसने मोहम्मद गोरी को अपनी विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए भारत की ओर मोड़ दिया। गोरी भारत में लूटपाट करने के स्थान पर स्थायी शासन की स्थापना के पक्ष में था। उसके सभी अभियान सुनियोजित थे तथा उसने हर जीते हुए क्षेत्र में एक सेनापति की नियुक्ति की जो उसकी अनुपस्थिति में शासन का संचालन कर सके। उसके आक्रमणों के परिणाम स्वरूप विंध्याचल पर्वत के उत्तर में स्थायी तुर्क साम्राज्य की स्थापना हुई। पंजाब तथा सिंध में विजय। मोहम्मद गोरी ने अपना पहला अभियान सन 1175 में छेड़ा। उसने मुल्तान की ओर रुख किया और उसे उसके शासक से मुक्त कराया। इसी अभियान के तहत उसने भाटी राजपूतों से कच्छ को जीता। सन 1178 में उसने पुनः गुजरात पर विजय हासिल करने के लिए आक्रमण किया, किंतु गुजरात के चालुक्य शासक भीम द्वितीय ने उसे अहिलवारा के युद्ध में पराजित कर दिया। हालांकि यह हार भी उसे निराश ना कर सकी। उसने समझ लिया था कि पंजाब में मजबूत आधार बनाए बिना वह भारत के अन्य हिस्सों को जीत नहीं सकता था। उसने गजनवी शासकों के खिलाफ पंजाब में अभियान आरंभ किया। परिणाम स्वरूप सन 1179 से 80 में पेशावर और 1186 में लाहौर उसके कब्जे में आ गया। सियालकोट का किला देवोल अगला शिकार बने। इस प्रकार 1190 तक मुल्तान, सिंध तथा पंजाब को अपने अधीन करने के उपरांत मोहम्मद गोरी ने गंगा के दोआब में प्रवेश के लिए अपना रास्ता साफ कर लिया था। तराई का प्रथम युद्ध। पंजाब पर गोरी का आधिपत्य और गंगा दोआब में अपने साम्राज्य के विस्तार का प्रयास उसे राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान के सामने ले आया। पृथ्वीराज चौहान ने कई छोटे राजपूत शासकों को जीतकर दिल्ली पर भी अपना अधिकार स्थापित कर लिया था और उसकी योजना पंजाब तथा गंगा घाटी तक विस्तार की थी। तराई के मैदान में हुए प्रथम युद्ध में गोरी की सेना पराजित हुई और वह भी मरते मरते बचा। पृथ्वीराज चौहान ने भटिंडा को जीत लिया, पर उसकी मोर्चाबंदी करने का प्रयास उसने नहीं किया। इसने गोरी को भारत पर दोबारा आक्रमण के लिए अपनी शक्ति संगठित करने का एक और मौका दे दिया। तराई का द्वितीय युद्ध। इस युद्ध को भारतीय इतिहास का निर्णायक मोड़ माना जाता है। मोहम्मद गोरी ने इस आक्रमण के लिए बड़ी चतुराई से तैयारियां कर ली थी। तुर्की तथा राजपूत सेनाएं एक बार फिर तराई के मैदान में आमने सामने आई। भारतीय सेना हालांकि संख्या में अधिक थी, पर तुर्क सेना अधिक सुनियोजित और तेज दौड़ने वाली अश्वरोही टुकड़ी के साथ थी। भारी भरकम भारतीय सेना किसी भी प्रकार से सुनियोजित, कुशल तथा तेज तुर्की अश्वरोही सेना के मुकाबले की नहीं थी। तुर्कों ने अपनी अश्वारोही सेना में दो उत्तम तकनीकों का प्रयोग किया। पहली, उन्होंने घोड़ों के पैरों में नाल लगवाई, जिससे न सिर्फ घोड़ों की उम्र लंबी हुई बल्कि उनके खुरों की भी रक्षा हुई, तथा दूसरे रुकाब का प्रयोग, जिससे घुड़सवारों की घोड़ों पर पकड़ बन सकी और युद्ध में वह दोगुनी मारक क्षमता का प्रयोग कर सकें। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। पृथ्वीराज चौहान ने भी भागने का प्रयत्न किया, किंतु वह सरस्वती नदी के तट पर पकड़े गए। तुर्की सेना ने हांसी, सरस्वती तथा समाना के किलों पर कब्जा कर लिया। उसके बाद वे दिल्ली तथा अजमेर की ओर बढ़ चले। तराई के युद्ध के पश्चात मोहम्मद गोरी अपने विश्वस्त सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ में भारत की सत्ता सौंपकर गजनी वापस लौट गया। सन 1194 में मोहम्मद गोरी वापस भारत लौटा। उसने 50,000 घुड़सवारों के साथ यमुना पार कर कन्नौज की ओर रुख किया। उसने कन्नौज के निकट चंदवार में जयचंद्र को पराजित किया। इस प्रकार तराई तथा चंदवार के युद्ध के पश्चात उत्तर भारत में तुर्की शासन की नींव पड़ी। मोहम्मद गोरी के आक्रमण के भारतीय राजनीति पर प्रभाव मोहम्मद गजनवी के आक्रमण की तुलना में दीर्घकालिक थे। जहां मोहम्मद गजनवी का उद्देश्य लूटपाट मात्र था, वहीं मोहम्मद गोरी अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करना चाहता था। सन 1206 में हुई उसकी मृत्यु के बाद भी भारत में तुर्क शासन अप्रभावित रहा। उसने अपने पीछे अपने दास सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त किया था, जो दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान बना।